हेलो फ्रेंड्स, चलो आज स्टार्ट करते हैं आपके चैप्टर नंबर 11 का ऑलमोस्ट लास्ट लेक्चर है। आज हम कंप्लीट करने वाले हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एक्चुअली एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन से क्या होता है और दूसरी चीज हम देखने वाले हैं रेनबो। तो आज जो टॉपिक कवर करने वाले हैं बहुत ही बढ़िया है और दूसरी बात कि हम नॉर्मल लाइफ में इसका यूज करके इसको देखा भी है। तो ये जो सारे फिनोमिना है वो कैसे होती है, उसके पीछे का रीजन क्या है, चलिए आज हम देखते हैं। सबसे पहले चीज ये रेनबो और अ नेचुरल स्पेक्ट्रम। जो नेचुरल स्पेक्ट्रम है या फिर आप जो रेनबो देखते हो वो होता क्या है और कैसे वो बनता है। तो सबसे पहले आपको दो चीजें उसके लिए आनी चाहिए, वो है रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन। ठीक है, जो हम इसके आगे वाले चैप्टर 10th चैप्टर में हम पढ़ के आए हैं। तो रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन क्या होता है आप अच्छी तरह से जानते हो। दूसरा हमने इसके आगे के लेक्चर में प्रिज्म से जो डिस्पर्शन है वो पढ़ा है कि जो व्हाइट लाइट है उसको आप कैसे उसका यूज करके आप कैसे उसके जो की कंपोनेंट्स कलर है, जैसे कि विबग्योर जिसका हमने यूज किया था, विबग्योर, उसको कैसे हम अलग करते हैं। ठीक है, ये सारी चीजों का यूज कर रहे हैं। चलिए रेनबो की बात करते हैं कि रेनबो हमें दिखाई कैसे देता है और वो जो फिनोमिना है वो काम कैसे करते हैं। तो आपने ऑलवेज देखा होगा कि जो रेनबो है वो जो सन है उसकी ऑपोजिट साइड होता है, सन की साइड नहीं होता। अगर इस तरफ सन है तो इस तरफ रेनबो दिखेगा, इस तरफ सन है इस तरफ रेनबो दिखेगा, यानी सन के ऑलवेज ऑपोजिट साइड्स आपको रेनबो दिखाई देता है। ठीक है, अभी एक्चुअली होता क्या है, ये रेनबो हमें दिखाई कैसे देता है। ठीक है, चलिए अगर सपोज हम ये मान लेते हैं कि मेरे पीछे की ओर यहाँ पे सन है और यहाँ पे रेनबो हमें दिखाई देता है। आपने एक चीज नोट की होगी कि रेनबो ऑलवेज रेनी सीजन में ही दिखाई देता है ना। विंटर में नहीं दिखाई देता, दिखाई देता है नहीं दिखाई देता। फिर समर में दिखाई देता है नहीं दिखाई देता। कब दिखाई देता है, जब रेनफॉल होता है ना, रेनफॉल होता है तब हमें रेनबो दिखाई देता है। चलिए तो सपोज आप ये मान लीजिए कि अभी रेनफॉल हो रहा है और सनलाइट भी है ना, रेनफॉल भी हो रहा है और सनलाइट भी है, और मैं ये मान लेता हूं कि मेरे पीछे सन है। ठीक है, उसकी लाइट इस तरफ ऐसे आ रही है। अभी होता क्या है, तो जो रेनफॉल हो रहा है तो वाटर ड्रॉपलेट्स होंगे। आप समझ लीजिए कि ये वाटर ड्रॉप है या फिर रेन ड्रॉप एक ही लिया है, एक को एज्यूम कर रहा हूं कि एक रेन ड्रॉप। क्या होगा, तो सनलाइट पीछे से उस रेन ड्रॉप पे आएगी। ओके, तो उस रेन ड्रॉप पे आते ही ये जो रेन ड्रॉप है एक्चुअली बना है वाटर से, मीडियम हो गया चेंज, होगा रिफ्रैक्शन। आप जानते हैं कि व्हाइट लाइट के जो कंपोनेंट कलर है वो उनकी सबकी वेवलेंथ डिफरेंट है। वेवलेंथ डिफरेंट हो जाने के कारण उन सबकी स्पीड इन डिफरेंट मीडियम में अलग अलग होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वाटर में भी सबकी स्पीड अलग अलग होगी। तो जैसे प्रिज्म ग्लास का मीडिया था उसमें हमें 7 कलर्स मिले थे, लाइट का डिस्पर्जन हुआ था, वैसे ही ये वाटर का है, वाटर ड्रॉपलेट है, रेन ड्रॉप है, तो ये वाटर का मीडियम हो जाएगा, वाटर का मीडियम हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि सभी जो कंपोनेंट कलर है वो अपनी अपनी स्पीड के अकॉर्डिंग डिस्पर्स हो जाएंगे, उनका डिस्पर्जन होगा। तो वही यहाँ पे होता है कि जो वाटर ड्रॉपलेट था, सनलाइट पीछे से आई, यहाँ पे उसने प्रिज्म की तरह रिएक्ट किया। जैसे प्रिज्म में कैसे ग्लास का प्रिज्म था उसने कैसे रिएक्ट किया था, लाइट को डिस्पर्स किया था, वैसे ही इस वाटर ड्रॉप ने क्या किया, लाइट को डिस्पर्स किया और उसका रिफ्रैक्शन भी किया। यानी इस पॉइंट पे यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है, लाइट का रिफ्रैक्शन और डिस्पर्शन दोनों होता है। फिर क्या होगा, तो फिर वो जो लाइट है
डिस्पर्स्ड लाइट जो ब्लू से लेकर के रेड तक यानी विबग्योर बना देता है, वो जो पीछे की सरफेस होगी वाटर ड्रॉप की उससे टकराएगी। टकराने के बाद क्या होगा, उसका रिफ्लेक्शन होगा। रिफ्लेक्शन होते ही फिर वो मेरी ओर आएंगी और क्या होगा, फिर से उसका एक बार रिफ्लेक्शन होगा। देखिए बेटा, हमने पढ़ा था प्रिज्म सीधा हो, आपको ये होगा कि सर यहाँ पे उसका डिस्पर्जन और रिफ्लेक्शन हुआ, फिर यहाँ पे रिफ्लेक्शन हुआ, ठीक है। फिर सेकंड टाइम रिफ्रैक्शन होगा तो ये कलर क्यों निकल रहे हैं, व्हाइट लाइट क्यों नहीं आ रही बात। तो बेटा हमें पता होना चाहिए कि हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एक प्रिज्म और उसका ऑपोजिट प्रिज्म, तभी वापस से वो फिनोमेना उल्टी हो जाएगी और तब जाके व्हाइट लाइट मिलेगी। यहाँ पे सिर्फ रिफ्रैक्शन हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। रिफ्रैक्शन होगा और वो लाइट ऑब्जर्वर तक पहुंच जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि सपोज ये वाटर ड्रॉप है, पीछे से सनलाइट आ रही है, सनलाइट आएगी, उसका डिस्पर्जन और रिफ्रैक्शन होगा, पीछे की जो सरफेस है वहां से टकराएगी, रिफ्लेक्शन होगा और मेरी तरफ आएगी। ओके, तो ये था एक वाटर ड्रॉप। तभी आप सोच सकते हैं कि एटमॉस्फेयर में कितने सारे वाटर ड्रॉप्स होंगे। उन सभी से ऐसे ही पूरा विबग्योर या फिर बोले तो नेचुरल स्पेक्ट्रम वो निकलेगा और हमें रेनबो दिखाई देगा। इसकी सिर्फ दो कंडीशन है, क्या, या तो वाटरफॉल या वाटर ड्रॉपलेट्स होने चाहिए एटमॉस्फेयर में, दूसरा सन ऑलवेज ऑब्जर्वर के पीछे होना चाहिए। ओके, आप रेनबो अगर यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको रेनबो, तो इसका मतलब कि सन आपके पीछे होना चाहिए, तभी ही आपको ये रेनबो दिखाई देगा। ओके, तो अभी आप सोच सकते हैं कि अगर चलो मुझे रेनबो देखना ही है तो आप एक काम ये कर सकते हैं कि वाटर फाउंटेन है ना, वाटर फाउंटेन में से जो वाटर ड्रॉपलेट्स एटमॉस्फेयर में स्प्रेड हो जाते हैं, क्या करना है आपको जो सन है उसको पीछे की ओर रखना है और फाउंटेन को इस तरह से देखना है कि पीछे आके सन हो जाए। अगर सन पीछे हो गया, वाटर फाउंटेन में से जो वाटर ड्रॉपलेट्स निकल रहे हैं एटमॉस्फेयर में, उससे ये रिफ्रैक्शन और डिस्पर्जन होगा और आप शायद वहां पे रेनबो देख सके। ओके, तो ये था रेनबो, जो एटमॉस्फेयर में हमें रेनबो कैसे दिखाई देता है, और इसको आप नेचुरल स्पेक्ट्रम बोलते हो। नेचुरल स्पेक्ट्रम इसलिए कि हमने कोई सेटअप नहीं लगाया है, नेचर ने लगाया है वाटर ड्रॉपलेट्स एंड सन लाइट। तो ये सारी चीजें नेचर ने अरेंज की है और उससे हमें स्पेक्ट्रम मिल रहा है, इसलिए आप इसको बोलते हो नेचुरल स्पेक्ट्रम। ये दोनों तरीके से पूछ सकते हैं, एक है कि रेनबो के बारे में लिखिए, या फिर दूसरा पूछ सकता है कि नेचुरल स्पेक्ट्रम क्या होता है। ठीक है, तो ये हो गया नेचुरल स्पेक्ट्रम। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपने देखा होगा ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। उससे पहले मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूँ, वो है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, एडवांस सनराइज और डिले सनसेट्स। ठीक है, फिर कई बार आपको जो स्काई का कलर है वो ब्लू दिखाई देता है। ये जो सारी चीजें हैं एटमॉस्फेयर में, आप इसको देख रहे हो, वो ये सारी चीजें होती है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण। अब ये एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या चीज है, तो हम एक रूल जानते हैं कि जब भी लाइट रे रेयर मीडियम में से डेंसर मीडियम में जाती है, टॉवर्ड्स द नॉर्मल जाती है, डेंसर मीडियम में से रेयर मीडियम में जाती है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाती है। ये रूल को आप सब जानते हैं। तो एटमॉस्फेयर में ऐसा क्या होता है, तो अगर हम अर्थ के एटमॉस्फेयर की बात की जाए तो अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो डाउनवर्ड्स में। अगर आप सोचें कि अर्थ है, अर्थ की जो सरफेस है उसके ऊपर जो एटमॉस्फेयर है उसकी डेंसिटी उसके अपर लेवल से ज्यादा है। यानी अगर मैं बोलना चाहूं कि हर अर्थ का जो लेयर है उसके ऊपर वाला
एटमॉस्फेयर का लेयर वो डेंसर होगा किससे, उसके अपर लेयर से। ये लेवल या फिर ये लेयर उसके अपर लेयर से डेंसर होगा, अपर लेयर से डेंसर डेंसर डेंसर, ऐसे नीचे वाला पार्ट डेंसर होगा, अपर लेयर वो कैसा होगा, रेयर। सबसे लास्ट में सबसे ऊपर सबसे रेयर मीडियम होगा, उससे नीचे उससे डेंसर, उससे नीचे उससे डेंसर, ऐसे धीरे धीरे नीचे आते जाओगे टॉप से, एटमॉस्फेयर के टॉप से धीरे धीरे नीचे आते जाओगे, वैसे वैसे डेंसिटी बढ़ती जाएगी। ओके, तो ऊपर का मीडियम ऑलवेज रेयर, उसके नीचे नीचे का जो लेयर है वो डेंसर हो जाएगा। तो एटमॉस्फेयर में भी वही होता है ना। दूसरी चीज कि अगर आप ले लेते हो कि जो गर्म हवा है या फिर वार्म एयर है वो कूल एयर से लाइटर होती है, या फिर ऐसा बोल सकते हैं जो कूल एयर होती है, ठंडी हवा होती है, वो डेंसर होती है किससे, वार्म एयर से, या फिर बोल सकते हो कि जो हीटेड एयर है, गर्म हवा है, वो लेस डेंसर होती है कूल एयर से। तो इसके कारण भी थोड़े बहुत एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये है एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन की बात। और दूसरी चीज मैं आपको ये भी बता दूं कि एटमॉस्फेयर है ना, उसमें कंटिन्यूअसली जो गैसेस है वो मूव भी करती रहती है, उसमें बहुत सारे आप बोल सकते हो कि डस्ट पार्टिकल्स भी है। अभी आप जब स्कैटरिंग पढ़ोगे तो उसमें डस्ट पार्टिकल्स, वाटर ड्रॉपलेट्स, एयर मॉलिक्यूल्स, ठीक है, स्मोक के जो पार्टिकल्स है, इन सब का क्या यूज है वो आप पढ़ पाओगे स्कैटरिंग ऑफ लाइट में। तो एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन क्या होता है वो समझ में आ गया। तो क्या होगा कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसकी डेंसिटी सभी जगह पे इक्वल नहीं है, अपर जो लेयर है वो लेस डेंसर है, और जैसे जैसे आप नीचे आते जाओगे वैसे वैसे उसकी डेंसिटी बढ़ती जा रही है। तो इसके कारण भी जो लाइट है वो रिफ्रैक्ट हो रही है, जो एटमॉस्फेयर के बाहर, यानी कि जो स्टार्स से आने वाली लाइट है, सन से आने वाली लाइट है, मून से आने वाली लाइट है, ये सबका रिफ्लेक्शन होता है। मगर उसकी भी एक कंडीशन है। देखिए अभी मैं आपको समझाऊंगा। जैसे कि प्लैनेट्स हैं उसमें भी, उससे भी लाइट्स आ रही है। फिर बात करें स्टार्स की, उसमें से लाइट आ रही है, ठीक है, इन सबसे लाइट आ रही है। तो स्टार है वो ट्विंकल करते हैं, हमने पढ़ा होगा ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। मगर जो प्लैनेट्स है वो ट्विंकल नहीं कर रहे, वो तो एक ब्राइट बोले तो एकदम नॉर्मल है और वो ट्विंकल नहीं करता। तो कंटिन्यूअसली लाइट हमें प्रोवाइड करता है, कंटिन्यूअसली लाइट उसमें से प्रोड्यूस होती है। क्यों ऐसा होता है ये हम देखने वाले हैं। सबसे पहले देखते हैं ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, कि जो स्टार्स है वो ट्विंकल क्यों करते हैं, और ट्विंकल करते हैं इसीलिए हमने पोएम पढ़ी ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। तो उसमें भी आपको बोला गया है कि लिटिल स्टार, जो स्टार होते हैं वो बहुत ही छोटे पॉइंट साइज्ड होते हैं, ठीक है, एक छोटा सा लाइट का पॉइंट साइज सोर्स है, बहुत ही छोटा। तो इससे होता क्या है, तो उससे आने वाली जो लाइट रे है वो एटमॉस्फेयर में जैसे ही एंटर करेगी तो सबसे पहले उसको रेयर मीडियम मिलेगा, डेंसर, फिर उससे ज्यादा डेंसर, फिर उससे ज्यादा डेंसर, ऐसे कंटिन्यूअसली वो रेयर टू डेंसर मीडियम में मूव कर रहा है। आप जानते हो कि जो लाइट रे है वो रेयर टू डेंसर मीडियम में जाएगा तो क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए जो स्टार है उससे आने वाली जो लाइट है ये है आपका रेयर मीडियम, ये हो गया डेंसर मीडियम। तो रेयर टू डेंसर जाएगी लाइट टुवर्ड्स द नॉर्मल, रेयर टू डेंसर टुवर्ड्स द नॉर्मल, रेयर टू डेंसर टुवर्ड्स द नॉर्मल, रेयर टू डेंसर टुवर्ड्स द नॉर्मल, ऐसे कंटिन्यूअसली वो टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड होती जाएगी और लास्ट में ऑब्जर्वर तक पहुंचेगी वो लाइट। और हम तो जानते हैं कि जो लाइट है वो स्ट्रेट लाइन में ही ट्रैवल करती है। तो हमारी ह्यूमन आई
जो लास्ट रिफ्रैक्टेड रे है उसको स्ट्रेट लाइन बना के स्टार की अपीयरेंस पोजीशन बना देता है। ओके, तो क्या होगा, एक्चुअल में स्टार यहाँ पे मगर रिफ्रैक्शन होने के कारण उसकी जो लाइट रे है वो बेंड हो रही है। मगर आप जानते हैं, ह्यूमन आई भी जानती है कि जो लाइट है वो स्ट्रेट लाइन में ही आ रही है और वो स्ट्रेट लाइन में ही ट्रैवल करेगी। तो जो लास्ट रिफ्रैक्टेड रे है उसको सीधा करके स्ट्रेट मान के स्टार का अपीयरेंस पोजीशन बना देती है और वो स्टार हमें वहां पर दिखाई देता है। यानी एक्चुअल स्टार से हायर पोजीशन में, एक्चुअल स्टार से ऊपर की ओर हायर पोजीशन में हमें स्टार दिखाई देता है, उसकी अपीयरेंस पोजीशन हमें मिलती है। तो सर इससे ट्विंकलिंग ऑफ स्टार कैसे होता है? ठीक है, तो इसका कारण ये है कि जो स्टार है एक तो पॉइंट साइज है और बहुत ही दूर है हमारे अर्थ से। दूसरा, अर्थ के एटमॉस्फेयर की बात की जाए तो वो स्टेशनरी नहीं है, वो कंटिन्यूअसली उसमें चेंजेस होते रहते हैं। तो उससे आने वाली स्टार से आने वाली जो पॉइंट साइज स्टार है उससे आने वाली जो स्मॉल अमाउंट ऑफ लाइट है वो भी फ्लक्चुएट होती रहती है। उसकी इंटेंसिटी कभी बढ़ जाती है कभी कम हो जाती है। उस इंटेंसिटी में जो चेंज होता है और वो जो स्टार की जो लाइट है वो फ्लक्चुएट होने के कारण हमें ऐसा लगता है कि कभी स्टार ब्राइट हो गया कभी स्टार फेंट हो गया। तो ऐसे ब्राइटर फेंटर होता रहता है और इसके कारण आपको लगता है कि जो स्टार है वो क्या कर रहा है, ट्विंकल कर रहा है, यानी ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इफेक्ट आप देख सकते हो। समझ में आ रहा है? चलिए, अगर आप ऐसा सोचोगे कि जो डे टाइम है उसमें हमें स्टार्स क्यों नहीं दिखाई देते, एक्चुअली स्टार्स तो होते ही हैं मगर दिखाई क्यों नहीं देते? कि जो सन है वो हमारे सबसे नजदीक का स्टार है और इतना ब्राइट है कि उससे आने वाली जो रेज है उसमें ये जो पॉइंट साइज सोर्स बेचारे पॉइंट साइज के जो स्टार्स है उससे आने वाले लाइट्स डाउन हो जाती है और हमें सिर्फ सनलाइट ही दिखाई देती है। तो इसी के कारण हाँ, कई बार कई स्टार्स होते हैं जो ब्राइट होते हैं और उससे आने वाली जो लाइट है वो हम तक पहुंच जाती है तो हम उसको देख सकते हैं, ऐसा नहीं है। सिंपल फंडा है लाइट का कि जो लाइट है वो किसी भी ऑब्जेक्ट से हम तक पहुंच जाएगी, ह्यूमन आई तक पहुंच जाएगी तो हम उसको देख सकते हैं। ठीक है, हमें अभी स्टार्स दिखाई नहीं देते क्योंकि उससे आने वाली जो लाइट्स है वो सन की लाइट्स में एब्जॉर्ब हो जाती है हमारे लिए, एक्चुअल में नहीं। हम ऐसा सोचते हैं कि ये सारी सन की लाइट है, ठीक है, तो स्टार की जो लाइट है वो हम तक पहुंच नहीं पाती, आप ऐसा समझ सकते हो। तो इसीलिए स्टार हमें डे टाइम में नहीं दिखाई देते, रात को ही दिखाई देते हैं। रात में क्या होता है, सन लाइट होती नहीं है, सिर्फ स्टार्स की लाइट होती है, हमें स्टार्स दिखते हैं। तो एक्चुअल में जो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स है वो क्यों, ये जो फिनोमिना है वो कैसे काम करती है वो आपको पता चला। ठीक है, ये इसका मेन रीजन है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो अगर आप देखें मैंने रेयर टू डेंसर की बात की थी कि भाई रेयर टू डेंसर में डेंसिटी बढ़ती जाती है, डेंसिटी बढ़ेगी इसका मतलब क्या हुआ कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बढ़ेगा। जैसे कि हमने देखा था कि एयर है और ग्लास है, तो एयर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है, ग्लास में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि जो ग्लास है वो एयर से ऑप्टिकली ज्यादा डेंसर है, इसमें भी वही होता है, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो बढ़ता जाता है, तो इसके कारण ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स में इफेक्ट दिखाई देती है। चलिए उससे आगे बढ़ते हैं, एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट। बस यही रीजन है क्या कि यहाँ पे है सन, उसकी एक्चुअल पोजीशन। ओके, तो सन की जो लाइट है वो एटमॉस्फेयर तक पहुंच गई, या फिर एटमॉस्फेयर से तक पहुंच जाने के बाद
क्या होगा, वही एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या करेगा, टॉवर्ड्स द नॉर्मल, ऐसा मीडियम टॉवर्ड्स द नॉर्मल ऐसे बेंड होती जाएगी और ऑब्जर्वर तक पहुंच जाएगी। मगर हम तो क्या करेंगे, जो लास्ट वाला रिफ्रैक्टेड रे है उसको सीधा करके हमें सन यहाँ पे दिखाई देगा, यानी सन की अपरेंट पोजीशन हमें यहाँ पे मिलेगी, यानी होराइजन से ऊपर। एक्चुअल में सन होता है वो होराइजन से नीचे होगा, तब भी हमें सन होराइजन से ऊपर दिखेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अभी सनराइज तो हुआ ही नहीं, उससे पहले ही हमें सन दिखाई देता है। तो आप सुबह जो सन देखते हो वो एक्चुअल में सन नहीं होता, होती है उसकी अपीयरेंट पोजीशन। एक्चुअल में सन थोड़ा उससे नीचे होता है, मगर एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण उसकी लाइट वो हम तक पहुंच जाती है, और लाइट पहुंच गई तो हम उस ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप दरवाजे के पीछे छुपे हो और आपको देखना है कि दरवाजे के उस तरफ से कौन आ रहा है, आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपल एक मिरर ऐसे रखना पड़ेगा। वो मिरर पीछे से आने वाली जो वॉल के पीछे से आने वाली जो रेज है वो इस पे क्या होगी, यहाँ पे आएगी और रिफ्लेक्ट होके आप तक पहुंच जाएगी। आप ऐसे करके वॉल के पीछे जो भी बन रहा है, जो भी है, उसको आप देख सकते हो, सिंपल। तो यही चीज है, यहाँ पे भी वही हो रहा है। ये होराइजन एक्चुअल में होराइजन है, उसके नीचे हम नहीं देख सकते, ठीक है। यानी यहाँ से अगर आप देखोगे दूर तक तो अर्थ जहाँ पे एंड होती है, हमारा एंड तो ऐसे गोल है तो एंड तो नहीं होगी, मगर हमारी आई के लिए जहाँ पे वो एंड हो जाती है उसको हम होराइजन मानते हैं, ठीक है। या फिर आप ऐसा बोल सकते हैं जहाँ पे अर्थ और स्काई दोनों मिलते हैं वो है होराइजन। तो आप सुबह देखोगे तो होराइजन से सन बाहर निकलेगा, तो एक्चुअल में वो सन नहीं होता, उसकी अपीयरेंट पोजीशन होती है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण। उसमें भी यही होता है कि लाइट यहाँ तक पहुंचती है, टॉवर्ड्स नॉर्मल बेंड होते होते ऑब्जर्वर तक इसकी जो लाइट रेज है वो पहुंच जाती है, और हम उसको यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं कि ये उसकी अपीयरेंट पोजीशन है, यहाँ पे सन है। तो अगर देखा जाए उसकी कैलकुलेशन, तो मैं उसकी कुछ कैलकुलेशन करना चाहूंगा, ठीक है। तो ये है होराइजन, तो ये पूरा पार्ट है वो 180 डिग्री का है, ठीक है। आपने पढ़ा होगा मैथमेटिक्स में, ये जो लाइन होती है वो ऐसे 180 डिग्री की होती है। और ये सन अगर हम मान लें 24 आवर्स, उसको दो पार्ट में अगर डिवाइड कर दें तो 12 आवर्स सन रहता है और 12 आवर्स मून रहता है, यानी डे और नाइट। उसको 12 आवर्स में मैं डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 180 डिग्री का जो पूरा एंगुलर डिस्टेंस है उसको कवर करने के लिए सन क्या करेगा, 12 आवर्स लेता है, ठीक है। और हम जानते हैं कि ये जो एंगल है, यहाँ पे जो एंगल बनता है एक्चुअल पोजीशन और अपीयरेंट पोजीशन, वो होता है हाफ डिग्री का। कितना होगा, हाफ डिग्री का उसका एंगल होगा। तो अगर हम देखें तो पूरा क्या होगा, हाफ डिग्री, वो भी कितने 12 आवर्स में डिवाइडेड बाय, इसको डिवाइड करना है, पूरे कितने हैं 180 डिग्रीज है, 180 डिग्रीज है, ये 12 आवर्स है, ठीक है। इसको मैं कन्वर्ट कर देता हूँ मिनट्स में, तो इनटू 60 हो जाएगा, तो 60 मिनट्स, 12 आवर्स इनटू 60। क्यों, क्योंकि एक घंटे में 60 मिनट्स होते हैं, तो 12 आवर्स इनटू 60 कर दिया, कितने मिनट्स हो जाएंगे, चलिए ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 2, यानी 2 मिनट, ठीक है। तो अगर सन की बात करें तो सन जो है वो 2 मिनट
हमें जल्दी दिखाई देता है, क्या होगा? 2 मिनट पहले ही दिखाई देगा। एक्चुअल में सन जब राइज करेगा उससे 2 मिनट पहले हमें सन दिखाई देता है। अब ये क्या बात हुई भाई? तो ऐसे ही सन सेट में होता है, तो जब भी सन होराइजन पे होगा, सनराइज और सनसेट हम किसे मानते हैं? तो सनराइज किसे मानते हैं? तब जब सन होराइजन से बाहर निकलेगा उसको सनराइज, और होराइजन के अंदर जाएगा उसको सनसेट। ठीक है, मगर यहाँ पे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण सन हमें 2 मिनट पहले ही दिखाई देता है। अगर हम ऐसा सोचे कि हमें 6:12 सुबह 6:12 पे हमें सन की जो डिस्क है, सन डिस्क है, वो दिखाई दी होराइजन पे, इसका मतलब कि सन 2 मिनट जल्दी दिखाई देता है। तो सन एक्चुअल में कब आएगा? 6:14 पे आएगा। एक्चुअल में सन होराइजन पे कितने बजे आने वाला है? 6:14 पे आएगा। 6:12 पे हमें दिखाई दिया, इसका मतलब कि वो 2 मिनट जल्दी दिखाई देता है। तो जब 6:14 होगी तब एक्चुअल में होराइजन से सन बाहर निकलेगा। वो तो हमें आगे ही दिखाई देगा, मगर एक्चुअल में उसकी पोजीशन वहां पे होती है, होराइजन पे 6:14 पे, 2 मिनट बाद। ऐसा ही सेम होता है जब सन सेट होता है, तो वहां पे भी हमें 2 मिनट तक सनसेट हो जाने के बाद 2 मिनट तक हमें सन दिखाई देता है। तो सुबह के 2 मिनट, शाम के 2 मिनट, टोटल कितना हुआ? 4